नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, ये हम जनरल एंड इन्वायरमेंट स्टडीज 2021 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आपका यदि पार्ट 3 का एग्ज़ाम चल रहा है और आने वाले दिनों में इसके बाद जो जैसे ही आपका पेपर 5, 6, 7, 8 कंप्लीट होगा तो एक जीईएस का भी एग्ज़ाम होगा, जनरल इन्वायरमेंट स्टडीज़ का एग्ज़ाम होगा। ओके, 100 नंबर का होगा। तो इसका भी नंबर कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल मार्क्स में, ऑब्वियसली ऑनर्स में तो ऐड नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल मार्क जो होगा आपका पूरे नंबर में, टोटल नंबर में कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट रहेगा। जितना ज़्यादा नंबर आप लाएंगे आपका स्कोर उतना बेहतर रहेगा। ओके, तो ये प्रीवियस है 2021 का पेपर है। इससे पहले हम एक पेपर और डिस्कस किए थे, वो साइंस एंड कॉमर्स वाले का था। ओके, ये है आपका आर्ट्स वाले का। तो आर्ट्स हो या साइंस एंड कॉमर्स हो, जीईएस का जनरल इन्वायरमेंट स्टडीज का जो सिलेबस है दोस्तों, दोनों का लगभग सेम ही है। आपको क्वेश्चन भी लगभग सेम ही देखने को मिलेगा। ओके, तो देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का पेपर है, आपको इससे सिलेबस भी पता चल जाएगा। वैसे सिलेबस हम प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर दिए थे, यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों उसका लिंक है, आप जाके सिलेबस भी देख सकते हैं। और प्रीवियस जो वीडियो हमने पेपर डिस्कस किया था 2021 का, एक पेपर और डिस्कस किया था क्वेश्चन पेपर, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। वायुमंडल के सबसे निचले भाग को निम्न के रूप में जाना जाता है। एटमॉस्फेयर का लेयर है, एटमॉस्फेयर का जो लेयर है दोस्तों, उसको कई भाग में बांटा गया है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आप जानते होंगे। तो हमसे पूछ रहा है सबसे लोअर ही पूछता है अक्सर। तो सबसे लोअर कौन है? ट्रोपोस्फेयर, जिसको क्षोभ मंडल भी कहते हैं। उससे ऊपर कौन है? स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको समताप मंडल कहते हैं। तो हमसे सबसे लोअर पूछा है तो आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है, क्षोभ मंडल। कुछ और बातें बता दें इसमें कि जितना भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है, आपका बादल का आना जाना, वर्षा वगैरह होना, ये सब कहाँ होता है? ट्रोपोस्फियर में ही होता है। पूछेगा वायुयान कहाँ उड़ता है, एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? तो समताप मंडल में। समताप मंडल को शांत मंडल भी कहते हैं। ओजोन लेयर जो है समताप मंडल में ही होता है। ओजोन लेयर क्या करता है? तो यूवी रे, जो सन से यूवी रे आ रहा है, अल्ट्रावायलेट रे आ रहा है, उससे हमको प्रोटेक्ट करता है, पृथ्वी को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि यूवी रे जो है आपका दोस्तों, ये हाईली रेडिएटिव है। इसमें जो एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, ये आपको कैंसर कॉज कर सकता है, स्किन कैंसर कॉज कर सकता है। इसलिए यूवी रे को वो या तो कहिए एब्जॉर्ब कर लेता है ओजोन लेयर, या उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इसको नहीं आने देता है। तो हमसे सबसे लोअर पूछा है तो वो क्या हो गया आपका? क्षोभ मंडल। ऑप्शन ए करेक्ट है। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में एक्सप्लेन करते जाएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी उसके पीछे पता चले। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी पोल्यूटेंट। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक प्रदूषक कौन नहीं है? देखिए, प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, टर्सरी पोल्यूटेंट हो सकता है आप कभी पढ़े हो इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होता है? जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में आता है दोस्तों, ऐसा पोल्यूटेंट जो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में आता है बिना किसी रिएक्शन के, आइदर फैक्ट्री से आता हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से आता हो, या आपका जो बाइक्स वगैरह से जो जानते हैं स्मोक वगैरह निकलता है, वो सब क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट है। तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट है। डायरेक्ट या तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, या कह सकते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्री जो होते हैं, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है, वहाँ से ये सब निकलता है। ये सब प्राइमरी पोल्यूटेंट है। लेकिन धुआंसा या स्मॉग क्या है? स्मॉग बनता है दोस्तों फॉग प्लस स्मोक, फॉग प्लस स्मोक मिलता है तब बनता है स्मॉग। तो ये रिएक्शन, दो चीज़ रिएक्शन करता है तब बनता है, तो ये आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, स्मॉग या धुआंसा। डी ध्यान रखें, जो स्मॉग है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है, हमसे कौन नहीं पूछ रहा था। ओके, नेक्स्ट है, कोरल्स आर पार्ट ऑफ विच इकोसिस्टम। कोरल किस पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है? तो कोरल्स का मरीन इकोसिस्टम, कोरल्स जिसको नाइडेरिया भी कहते हैं, सिलेंट्रेटा एनिमल किंगडम का ही पार्ट है। ओके, पोरीफेरा के बाद आता है सिलेंट्रेटा, उसके अंदर है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का ये पार्ट है, मरीन इकोसिस्टम। कोरल्स के अंदर आपने पढ़ा होगा मैंड्रेना, ब्रेन क्रॉल, एडम्सिया, सी निमोन, जेलीफिश, हाइड्रा, ये सब क्या है? कोरल्स है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखिए, इन कंप्यूटर डॉक्यूमेंट फाइल्स पीडीएफ इज द अब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ। कंप्यूटर दस्तावेज फाइलों में पीडीएफ का क्या फुल फॉर्म होता है? तो पीडीएफ क्या? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इजी है। फिफ्थ नंबर, व्हेन अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सिक्स्थ नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन नहीं है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है। मेथनॉल, मेथनॉल कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सेवेंथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन कंटेन कोबाल्ट? कौन सा वाइटामिन कोबाल्ट, किस वाइटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12, जो विटामिन B12 होता है जिसको साइनाकोबालामाइन भी कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है? कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट एलिमेंट है। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर बताएंगे। नेक्स्ट है, इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? गैंगेटिक डॉल्फिन। कौन है? गंगा का डॉल्फिन जो है। और नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाएगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है नेशनल डॉल्फिन डे। 9th नंबर, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में शामिल नहीं है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग डज नॉट इंक्लूड, देखिए तापमान में वृद्धि। ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग का पढ़ना मतलब क्या? ग्लोबल मतलब पूरे विश्व, वार्मिंग मतलब गर्म, मतलब पूरा विश्व गर्म हो रहा है। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग को अगर हम लोकल भाषा में जाने तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि विश्व का गर्म होना, पृथ्वी का गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग है। तो ऑब्वियसली गर्म हो रहा है तो टेम्परेचर तो इंक्रीज करेगा। समुद्र तल में वृद्धि, राइज इन सी लेवल, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्रीनलैंड जो है आपका, अंटार्कटिका जो है, हिमालय पर जो बहुत सारा बर्फ़ है बहुत तेज़ी से क्या करेगा? पिघलना स्टार्ट करेगा। उससे वाटर का लेवल जो है समुद्र में जलस्तर बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली बी करेक्ट है। ग्लेशियरों का पिघलना अभी एक्सप्लेन किए थे। ग्लेशियर जितना भी है, चाहे आपका सियाचिन ग्लेशियर सुने होंगे, अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा ग्लेशियर है, ग्रीनलैंड में क्या है? ग्लेशियर मतलब क्या? जहाँ बर्फ़ों का पहाड़ है तो वो सब पिघलेगा। ज्वालामुखी गतिविधि, वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये ग्लोबल वार्मिंग का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा कौन नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 10th देखिए, आइस एज रेफर टू ए पीरियड ऑफ, आइस एज मतलब हिमयुग डैश की अवधि को दर्शाता है। तो जब आइस एज था तो पृथ्वी पर पूरा बर्फ ही बर्फ था, तो ठंडा को दर्शाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। दोस्तों जरूर इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं। आपका जो ग्रेजुएशन का एग्जाम है इसमें बहुत सारा क्वेश्चन एज इट इज़ प्रीवियस ईयर से रिपीट हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर को अच्छे से थोड़ा 1-2 बार कर लें। 2-4 हम करवा दिए हैं, इसको भी यदि कर लेते हैं, इसके बाद हम एक प्रकार से प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, उसको भी यदि आप देख लेते हैं तो आप समझिए कि मैक्सिमम नंबर आप आराम से 85-95 के बीच आप नंबर ला सकते हैं। आसानी से लाया जा सकता है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन रहता है। बस आपको थोड़ा माइंड को शांत रखना पड़ेगा और बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 11 देखिए, मानव व्यवहार, मानव जीव विज्ञान, संस्कृतियों और समाज से संबंधित मनुष्यों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी या मानव शास्त्र। 11th का सी। 12th, द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज इन ए रीजन इज ऑल्सो नॉन एज, किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र विशेष में प्रजातियों की विविधता को क्या कहते हैं? तो बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन बी करेक्ट है, जैव विविधता। 13, सुंदरबन नेशनल पार्क इज लोकेटेड, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट 14 नंबर, ऑर्गेनिज्म डेट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, अपने भोजन को तैयार करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप का एग्जाम्पल कौन कौन हो सकता है? ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट क्या करता है? आपसे कुछ तो लेता नहीं है, सनलाइट के प्रेजेंस में CO2 और H2O तो ले लेता है, H2O जमीन से लेता है, CO2 एटमॉस्फेयर से ले लेता है और अपना भोजन स्वयं कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप कहते हैं। हम लोग तो प्लांट पे डिपेंड है, एनिमल पे डिपेंड है भोजन के लिए, तो हम लोग ऑटोट्रॉप नहीं है, हम लोग क्या है? हीटरोट्रॉप हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप। 14th का सी। 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हैवी मेटल पोल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम कंबसन इनटू एटमॉस्फेयर। देखिए कंबसन से मतलब जो वायुमंडल में दहन से, निम्न में से कौन सा एक भारी धातु प्रदूषक दहन से वायुमंडल में छोड़ा गया है? तो कंबसन से कौन सा निकलता है? तो लेड। कौन निकलता है दोस्तों? लेड। लेड, कैडमियम, मरकरी, ये सब कंबसन से निकलता है। 16th नंबर, भारत में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। कोनिफेरस फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? ऑब्वियसली हिमालय पर, पहाड़ों पर पाया जाता है, तो हिमालय पर। बी ऑप्शन करेक्ट है। 17th, ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग, हमने सबसे पहला क्वेश्चन यही डिस्कस किया था, किसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है? तो अल्ट्रावायलेट रे या परावैंगनिक किरण को ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ताकि वो परावैंगनिक किरण जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में मतलब नहीं पहुँचे। अगर ये पहुँच गया, खुदा न खास्ता, जैसे आप सुने होंगे कि
ओजोन लेयर में होल हो चुका है। कहाँ? अंटार्कटिका के पास सबसे पहले फोरमैन ने अंटार्कटिका के पास ओजोन होल देखा था। वो जैसे ही एटमॉस्फेयर में पहुँचेगा अल्ट्रावायलेट रे, और जिस भी ह्यूमन के स्किन पर पड़ेगा, ह्यूमन हो या कोई भी एनिमल हो, उसके स्किन में स्किन कैंसर कॉज कर सकता है दोस्तों। तो ये क्योंकि हाईली एनर्जेटिक होता है, जैसे एक्सरे क्या हाईली एनर्जेटिक है, उसके संपर्क में ज़्यादा देर रहने से वो आपके जीन में म्यूटेशन कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है। वही चीज़ करता है पराबैंगनी किरण, जिससे हमको प्रोटेक्ट कौन करता है? तो ओजोन लेयर। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को, इसीलिए ताकि ओजोन के प्रति सभी लोग जागरूक हो और ओजोन डिप्लीट ना हो, ओजोन का क्षरण ना हो, ओजोन को हम किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर सके, सारी दुनिया इस पर आके इस पर बातचीत करे और रोके। इसलिए 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, या पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, तभी से हम लोग ओजोन डे मनाते हैं। 18th, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? देखिए, प्रतिशत परसेंटेज के आधार पर पूछे तो मिजोरम, परसेंटेज के आधार पर पूछे तो मिजोरम, लेकिन वन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? एरिया क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक कहाँ पूछते दोस्तों? तो वो होता है मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे ज़्यादा पूछा तो मध्य प्रदेश। ओके, और वृद्धि पूछता सबसे ज़्यादा, जो इस बार का वन सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया है देहरादून से, 2022 का जो रिपोर्ट आया है, प्रत्येक 2 साल पर रिपोर्ट आता है, तो 2022 की रिपोर्ट में 2-4 चीज़ याद रखें दोस्तों। अगर एरिया वाइज सबसे ज़्यादा पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपका हो गया मध्य प्रदेश। ओके, परसेंटेज वाइज मैक्सिमम सबसे ज़्यादा पूछे तो मिजोरम, और वृद्धि मतलब ग्रोथ सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल में वृद्धि कहाँ हुआ है, वृद्धि ग्रोथ के बारे में पूछे दोस्तों, तो ये हुआ आपका आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश। ठीक है, एरिया वाइज सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, सबसे कम कहाँ? हरियाणा में, याद रखें सबसे कम है हरियाणा में, और परसेंटेज वाइज भी सबसे कम कहाँ पर? तो हरियाणा में। ये भी ध्यान रखें, 5 डाटा कम से कम याद रखें, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, क्योंकि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2022 आया है, उसमें ये 5 रिपोर्ट से कहीं ना कहीं क्वेश्चन PCS एग्जाम में भी पूछता है, और पूछा भी गया है इस बार जो भी एग्जाम हुआ इसमें। नेक्स्ट देखते हैं 19th नंबर, भारत में अधिकतम वर्षा किस स्थान पर दर्ज की जाती है? माउसीनरम मेघालय में। कहाँ पर? माउसीनरम में, मेघालय में, क्योंकि वहाँ पर जो गारो खासी जनतिया की पहाड़ियाँ हैं, उससे टकराने पर बहुत ज़्यादा बारिश होता है माउसीनरम में। 19th का बी। चेरापूंजी भी वहीं आसपास में है। 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे युवा महासागर है? सबसे यंगेस्ट ओशन के बारे में अगर पूछे तो कौन है? एटलांटिक ओशन। कौन है? एटलांटिक ओशन। इसको सबसे युवा महासागर के रूप में जाना जाता है। ओके, ये आपका जुरासिक पीरियड के टाइम में बना है। जुरासिक पीरियड जब गोल्डन एज ऑफ जुरासिक पीरियड क्या कहते हैं? गोल्डन एज ऑफ डायनासोर। नेक्स्ट 21st, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिरक्षा की कमी की बीमारी है? मतलब इम्यूनोडिफिशियेंसी डिजीज कौन है? तो एड्स, नाम सुनेंगे। एड्स वायरस के कारण होता है, RNA वायरस के कारण होता है, एड्स होता है। रियो वायरस जो है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम इसका नाम है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी, ह्यूमन HIV एड्स पूरा कहते हैं इसको। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस या एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, दोनों का फुल फॉर्म आपको बता दिए हैं। ये क्या है? इम्यूनोडिफिशियेंसी डिजीज है, हमारे इम्यून सिस्टम को कम कर देता है। तो एड्स में आदमी अगर सुने होंगे, कभी पढ़े भी होंगे, तो एड्स में जो भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, वो एड्स के कारण डेथ नहीं होती है। एड्स क्या करता है? उसके बॉडी में इम्यून सिस्टम को इतना वीक कर देता है कि उसके कारण बहुत सारी बीमारियां उसको हो जाती है। मतलब अनेक प्रकार की बीमारियां उसमें हो जाती है, तो दूसरा बीमारी उसको मार देता है, उस व्यक्ति को कोई दूसरा बीमारी मार देता है। एड्स के कारण इतनी जल्दी डेथ नहीं होती है। एड्स जो है आपका इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देगा। ये धीरे धीरे उसमें क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां और हो जाती है, आदमी की डेथ हो जाती है, लेकिन लॉन्ग टाइम बाद। और एड्स को वेरीफाई करने के लिए या कौन सा टेस्ट किया जाता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सके तो आपके लिए बेटर रहेगा। 22, लॉज ऑफ जेनेटिक्स वाज परफाउंडेड बाय। जेनेटिक्स का लॉ सबसे पहले किसने किया था? तो ग्रेगर मेंडल, जी मेंडल ने दिया था। किस पे काम किया था इन्होंने? तो पाइजम सेटेबम, पी प्लांट पे इन्होंने काम किया था मेंडल ने। 23, सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड एट। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। एक द्वीप है, क्या है? तो आइलैंड है, वहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यहाँ से मतलब रॉकेट को एक प्रकार से लॉन्च किया जाता है, या सैटेलाइट वगैरह जो लॉन्च किया जाता है, तो यहीं से। और जो संस्था लॉन्च करती है दोस्तों, वो कौन करती है? इसरो।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन करती है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में। आप जानते हैं बेंगलुरु कर्नाटका में। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में। इसरो का स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। ध्यान रखेंगे 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी इसरो की। 15 अगस्त 1969 को इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। और वर्तमान में इसरो के हेड कौन है? तो एस सोमनाथ। के सिवन पहले थे। के सिवन का नाम चंद्रयान जब लॉन्च हुआ था आप बहुत ज़्यादा सुने होंगे, लेकिन अभी कौन है? एस सोमनाथ 10वें नंबर के हेड हैं। 24 देखिए, अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है? फायर एक्सटिंग्विशर में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक प्रकार से आपको ये इनकम्बस्टेबल है। ये आपको कोई भी चीज़ अगर जल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ डाल दी जाए तो वो बुझ जाएगा। आग बुझाने में काम करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। 25 निम्नलिखित में से किस पौधे में सबसे बड़ा फूल होता है? सबसे बड़ा फ्लावर किस में होता है? तो रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया में सबसे बड़ा फ्लावर होता है, लेकिन बहुत गंदा स्मेल करता है। 26 दंडकारण्य क्षेत्र किन दो नदियों द्वारा अप्रभावित है? दंडकारण्य रीजन इज ड्रेन्ड बाय विच टू रिवर? तो महानदी और गोदावरी। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है दंडकारण्य क्षेत्र। महानदी और गोदावरी के बीच का क्षेत्र है दंडकारण्य। रामायण में भी दंडकारण्य का कहीं न कहीं नाम आया है। इंसेक्ट डेट कॉजेज डिजीज टू ह्यूमन्स आर रेफर्ड टू एज? मनुष्य को रोग पैदा करने वाले कीटों का निम्न में से क्या जाना जाता है? तो रोगवाही। इसको क्या कहते हैं? वेक्टर। बहुत सारे मॉस्किटो है, जैसे आप बात करें एनोफिलीज मॉस्किटो दोस्तों, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो मच्छर है, इसमें क्या होता है? ये वेक्टर है किसका? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को ये खुद के अंदर कैरी करती है, और जैसे ही मच्छर हमको काटता है, किसी व्यक्ति को काटा मच्छर, उसके अंदर प्लाज्मोडियम चला जाता है उसके ब्लड में, और प्लाज्मोडियम क्या है? तो डिजीज करता है, वो पैथोजन है, डिजीज कॉज कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर मॉस्किटो आपका एक प्रकार का वेक्टर का काम किया है। 28 द एंटी मलेरियल ड्रग क्यूनिन इज मेड फ्रॉम विच प्लांट? मलेरिया रोधी दवा जो है किस पौधे से बनाई जाती है? मलेरिया रोधी दवा क्यूनिन जो है सिनकोना, सिनकोना के छाल से बनाया जाता है, सिनकोना ट्री। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। 29 हाइपरटेंशन इज टर्म, उच्च रक्तचाप एक शब्द है जिसके लिए प्रयोग किया जाता है। हाइपरटेंशन टर्म किसके लिए यूज किया जाता है? तो जब आपका ब्लड प्रेशर में वृद्धि हो जाएगा, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर या रक्तचाप में वृद्धि। आसान आसान क्वेश्चन है। 30 देखिए, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? 78 या 79, जो ऑप्शन मेरे आप मार सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है, आसान है। 31 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट? निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है? बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो एटमॉस्फेयर में या जो अपने इकोसिस्टम में खुद ब खुद मतलब सेल्फ डिकम्पोज हो जाए, उसको क्या कहेंगे हम? बायोडिग्रेडेबल। जो भी वेस्ट होते हैं बायोडिग्रेडेबल होगा या नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। प्लास्टिक को बैन किया गया था, क्यों बैन किया गया प्लास्टिक को? क्योंकि प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल दोस्तों, ये मतलब लंबे समय बाद, लाखों साल बाद जाके ये डिकम्पोज होता है। ओके, इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन आपका जैसे सब्जी का छिलका हो गया, फ्रूट का छिलका हो गया, ये सब क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। हमसे पूछा है कि इसमें से कौन है जो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है? तो डोमेस्टिक वेस्ट। कौन है आपका? डोमेस्टिक वेस्ट जो आपका बायोडिग्रेडेबल है। डोमेस्टिक वेस्ट में कहीं ना यही तो होता है, या तो फल का छिलका होगा, सब्जी का छिलका होगा, प्याज वगैरह ये सब सर उड़ जाता है, तो वो क्या बायोडिग्रेडेबल आपका वेस्ट है। DDT डाइक्लोरोडाइफेनॉल ट्राइक्लोरोथेन, ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इंसेक्टिसाइड कहिए या पेस्टिसाइड, ये सब क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। 32 हर्पिटोलॉजी द स्टडी ऑफ, सरीसृप विज्ञान। नामे है सरीसृप मतलब किसका? सांप और उभयचर। इसमें हम क्या करते हैं? रेप्टिलिया में उसमें भी स्नैक एंड एम्फीबियन के स्टडी करते हैं। एम्फीबियन और रेप्टाइल का स्टडी करते हैं हम किसमें? हर्पेटोलॉजी में। 33 इन ए फूड चेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन फूड। किसी भी फूड चेन में सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ स्टोर होता है? तो प्रोड्यूसर लेवल पर। कहाँ पर? प्रोड्यूसर लेवल पर। ऑब्वियसली प्रोड्यूसर भोजन बनाता है, प्रोड्यूसर को खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर। तो एनर्जी का आप पढ़े होंगे, लिंडमान का जो लॉ था, 10% लॉ ऑफ लिंडमान, 10% लॉस होता है। नेक्स्ट, जैसे ही हायर ट्रॉपिक लेवल में जाएगा एनर्जी, तो 10% एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक है, 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है, कर सकते हैं। ओके, क्योंकि 90% एनर्जी खुद जो भी एनर्जी ले रहा है उसके मेटाबॉलिज्म में कंज्यूम हो जाता है, बस 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होता है। लिंडमान का लॉ था। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ होगा? जो सबसे पहले फूड चेन में सबसे पहले होगा, तो प्रोड्यूसर के पास। 33 का सी। 34 निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? विच ऑफ दिस नॉट ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? अमाइनो एसिड कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है दोस्तों। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च, फ्रक्टोज, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अमाइनो एसिड से क्या बनाता है? प्रोटीन बनता है। प्रोटीन जो है 20 प्रकार के अमाइनो एसिड से बनता है, ध्यान रखें। 35
कोविशील्ड इज ए टाइप ऑफ, आप सब ने भी जरूर, आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन इस बार पास करेंगे, कहीं ना कहीं आपने वैक्सीन लगाया ही होगा, या तो कोविशील्ड लगाया होगा, कोवैक्सीन लगाया होगा, स्पुतनिक लगाया होगा, अपने अपने हिसाब से आप देखे होंगे। तो कोविशील्ड का नाम अवश्य आपने सुना होगा दोस्तों। कोविड के टाइम में 2020 में और 2021 में लगभग वैक्सीन बन चुका था। तो 2021 में जो वैक्सीन लगा था, बहुत आदमी को कोविशील्ड लगा, बहुत को कोवैक्सीन लगा, और स्पुतनिक तो एकदम सरकार फ्री तो नहीं था, वो आप हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर लगवा सकते थे। तो कोविशील्ड क्या था, एक प्रकार का आपका वैक्सीन था, टीका था। यदि कोई बता सके कि कोविशील्ड को किस कंपनी ने बनाया था, दो ही कंपनी उसमें नाम आया था, एक तो भारत बायोटेक या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दो में से कोई एक है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि कोविशील्ड को किस कंपनी ने बनाया था। 43 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इज सिचुएटेड एट, भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह है शिमला में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इज लोकेटेड इन शिमला। 44 है, विच गैस लेस टू फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, अम्लीय वर्षा निम्न में से कौन सी अम्लीय एसिड रेन किस गैस के कारण होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बहुत बार ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएससी एग्जाम में भी 2022 में दोस्तों ये पूछा था कि एसिड रेन किस गैस के कारण होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आसान क्वेश्चन है। 45 इज द डैश कॉजेज वार्मिंग ऑफ एटमोस्फियर, वायुमंडल को गर्म होने में कौन इसमें हेल्प करता है, तो आपका नाइट्रोजन। कौन दोस्तों, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन तो प्लेंटी अमाउंट में एटमॉस्फेयर में है, ये कहीं इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट नहीं है, ऑक्सीजन नहीं हो सकता है, वाटर गर्म नहीं करता है, एरोसोल नहीं, तो नाइट्रोजन आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। गाउट्स इज ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू, गाउट्स जो है या वात रोग एक समस्या किससे संबंधित है, जॉइंट से। किसे, जॉइंट से। आपका जॉइंट जो हिंज जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो जिसको कभी गाउट्स हो जाता है तो आप उसके जॉइंट में मतलब इमेंस पेन हो जाता है, अत्यधिक पेन हो जाता है कभी कभी, तो उसका जो है जो भी जॉइंट है वो इनमूवेबल हो जाता है, सही से मूव भी नहीं कर पाता है, तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है, वो कई प्रकार के एक्सरसाइज बताते हैं या थेरेपी करते हैं, उससे ठीक हो जाता है। तो गॉट्स किसका प्रॉब्लम है, जॉइंट्स का। टाटा स्टील लिमिटेड इज सिचुएटेड एट, टाटा स्टील लिमिटेड कहाँ है, तो जमशेदपुर। कब स्थापना होता है, 1907 में। टाटा स्टील की या टिस्को की स्थापना कब हुई थी, 1907 में, 1907 में, जमशेदपुर झारखंड। एक सेल के डैश में लोहा होता है, डैश कंटेन्स आयरन इन सेल, कौन सा सेल के अंदर लोहा होता है, तो रेड ब्लड सेल। लाल रक्त कोशिका जो होता है रेड ब्लड सेल, उसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पिगमेंट होता है। ओके, तो ध्यान रखें रेड ब्लड सेल में। 49 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 डज नॉट प्रोवाइड, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 इसमें ये क्या प्रोवाइड नहीं करता है, तो टू प्रोटेक्ट पोचर्स को बचाने के लिए। ये ऑब्वियसली किसी को प्रोटेक्ट तो नहीं करेगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 50 निम्नलिखित में से किस उपग्रह का नाम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा गया, मतलब किस सैटेलाइट का नाम एक इंडियन जो है एस्ट्रोनॉट के नाम पर रखा गया, तो कल्पना चावला, जो आप पता होगा 2 बार अंतरिक्ष में गई थी दोस्तों। पहली बार तो गई और एकदम सफलतापूर्वक जो है सुरक्षित वापस धरती पर लौट आई, लेकिन दूसरी बार जो गई थी अपोलो विमान से, तो वापस आते समय में विमान में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो गई, जिसके कारण की डेथ हो गई ऊपर में ही। तो इनके नाम पर ही, कल्पना चावला के नाम पर एक सैटेलाइट का नाम रखा गया है। ओके, तो ध्यान रखें कल्पना चावला के नाम पर। 51 काली मिट्टी किस फसलों की खेती के लिए उपयुक्त है, ब्लैक सॉइल किसके लिए उपयुक्त है, तो कपास। ब्लैक सॉइल को रेग्यूर कभी कहते हैं, ब्लैक सॉइल को रेग्यूर भी कहते हैं, वो कॉटन के लिए बहुत ही मतलब यूजफुल सॉइल है। टेरेस्ड फार्मिंग इज डन इन, सीढ़ीदार खेती कहाँ किया जाता है, पहाड़ों पर, जो हिली एरियाज होता है वहाँ पर सीढ़ीदार खेती किया जाता है, तो हिली एरियाज। 53 हाइड्रोपोनिक्स इज मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट एंड क्रॉप्स विदाउट, हाइड्रोपोनिक्स जो है एक प्रकार का टेक्निक है प्लांट को ग्रो करने का या क्रॉप को ग्रो करने का, किसके बिना हम उसमें मिट्टी का यूज़ नहीं करते दोस्तों। हाइड्रोपोनिक्स में क्या करते हैं, एक प्रकार से समझिए कि बर्तन ले लेते हैं, उसमें प्लांट के लिए जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़े होंगे, 17 एलिमेंट की आवश्यकता होती है प्लांट को। तो जो भी प्लांट की को आवश्यकता है उसको हम क्या करते हैं, पानी में उसको घोल देते हैं और प्लांट को इसमें डाल देते हैं और प्लांट इसमें ग्रो करता है। तो सॉइल लेस इन्वायरमेंट आप कह सकते हैं, सॉइल लेस मीडियम को क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। मिट्टी विहीन मिट्टी नहीं होता उसमें। 54 है निम्नलिखित में कौन सबसे पुराने पर्वत हैं, इसमें से सबसे पुराने पर्वत कौन है, तो अगर ये सब लगभग इंडिया का ही है तो अरावली। अल्प पर्वत तो यूरोप का है, लेकिन अरावली जो है सबसे पुराना पर्वत है, बहुत पुराना पर्वत है।
54 का ए। 55 सेफ्रॉन, केसर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो केसर जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी करेक्ट है। सेफ्रॉन दाने दाने में केसर का दम। 56 अटल टनल पासिस थ्रू विच स्टेट ऑफ इंडिया, अटल टनल भारत के किस राज्य से होकर गुजरता है? तो हिमाचल प्रदेश। अटल टनल का नाम जो पहले रोहतांग सुरंग था, रोहतांग सुरंग का नाम क्या कर दिया है? अटल सुरंग कर दिया गया है। लेह को मनाली से जोड़ता है दोस्तों। 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि इस बार बीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी लंबाई के बारे में पूछा था। तो अटल टनल रोहतांग सुरंग का नया नाम है अटल टनल, लेह को मनाली से जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। 57 है भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। सबसे साक्षर कौन है? केरल है। और सबसे निरक्षर कौन है? तो अपना बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्राइबल लैंग्वेज इन इंडिया, इसमें से भारत का निम्नलिखित में कौन भारत का एक आदिवासी भाषा नहीं है? 2022 में भी 2021 में भी यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हो भाषा, कुबो भाषा, हल्बी भाषा, ये सब किस आदिवासी भाषा था? वो यहाँ ऑप्शन में भी नहीं दिया है। यूपीएससी का क्वेश्चन थोड़ा डीप रहता है। यहाँ आपसे पूछा कि कौन इसमें से आदिभाषा भाषा नहीं है? दोस्तों आदिभाषा का भाषा नहीं है तो पश्तो। पश्तो जो है पहाड़ी पर, लगभग पहाड़ों पर या ईरान की तरफ ये भाषा बोला जाता है, पश्तो भाषा। लेकिन सोरा, संथाली और मुंडा ये सब क्या है? आदिवासी भाषाएं हैं। संथाली हो, सोरा, मुंडा और कुई और हो के बारे में यूपीएससी में पूछा गया है 2021 में। कुई और हो के बारे में ऑप्शन में था कि क्वेश्चन था कि कुई हो और एक और भाषा था कि ये भारत में क्या है? तो एक आदिवासी भाषा है, उसका जवाब था। लेकिन हमारा यहाँ आंसर क्या होगा? पश्तो। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य बिहार के किस शहर में स्थित है? तो गया में। गौतम बुद्ध जो है बर्ड सेंचुरी बिहार के गया में है, डी करेक्ट है। और बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क किस जिला में है दोस्तों? प्लीज़ कमेंट सेक्शन वो भी आप हमें बताएं। 60 देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ऑफ मखाना इज लोकेटेड इन विच सिटी? मखाना को इस बार 2022 में मखाना को जीआई टैग भी मिल चुका है, मिथिला मखाना को। तो ये कहाँ पर है? आपका दरभंगा में है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर फॉर मखाना इज लोकेटेड इन विच सिटी? दरभंगा। कभी आप दिल्ली मोड़ से मधुबनी की तरफ जो रास्ता गया है, दिल्ली मोड़ से मधुबनी की तरफ जो रास्ता गया दोस्तों, दिल्ली मोड़ से मुश्किल से 100 मीटर भी जाएंगे कि आपको लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर मखाना का जो रिसर्च सेंटर वहाँ बना है, दिल्ली मोड़ के पास भी है, दरभंगा में। 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ए मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन? मतलब आसियान का इसमें से कौन जो है मेंबर सदस्य है, पूछ रहा है। तो आसियान की स्थापना देखिए दोस्तों 1967 में हुआ था। आसियान जो है इसकी स्थापना 1967 में हुआ था। इसमें 10 देश हैं। कौन कौन है? म्यांमार है आपका, म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया, मलेशिया है, फिलीपींस है, बुरुनई है। तो ये 10 कंट्री हैं। तो हमारे ऑप्शन में यहाँ पर क्या है? थाईलैंड है, तो बी करेक्ट है। 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी, 10 कंट्रीज का सदस्य है। 62 हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का कहाँ है? ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि दोस्तों हम जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको नहीं आता हो तो आप भी हमसे कमेंट सेक्शन में ये सब चीज़ें हमसे पूछ सकते हैं। नहीं तो हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं ताकि आप थोड़ा बहुत रिसर्च करें, गूगल पे जाके खोजें और कॉपी में लिखें। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हम क्योंकि उससे मिलता जुलता आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप रिसर्च करेंगे जरूर, हमको भी कमेंट सेक्शन में जवाब दें और खुद भी लिख लें। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको भी वर्क करना चाहिए। भारत में लोकसभा के कुल कितनी सीटें हैं? 543। लोकसभा के कुल कितनी सीटें हैं? 543। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट है। 64 मार्स ऑर्बिटर मिशन इज ऑल्सो नॉन एज, मंगल ऑर्बिटर मिशन को और क्या कहा गया है? मंगलयान। मंगलयान कब गया था? 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था मंगलयान। मार्स ऑर्बिटर मिशन भी इसको कहा गया था। नेक्स्ट है अम्फान साइक्लोन ओरिजिनेटेड इन, अम्फान चक्रवात 2021 में मई के समय में ये आया था जो चक्रवात। तो अम्फान चक्रवात कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था? बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन डी करेक्ट है। भारत में भी कई दिनों तक यह चक्रवात रहा था दोस्तों, प्रभावित किया था इलाका को। विच इज़ द चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? के सिवन। देखिए दोस्तों ये 2021 का क्वेश्चन है, इसलिए आंसर क्या गया है? के सिवन। लेकिन 2021 अगर 22 में पूछ दे तो एस सोमनाथ, अब जो करंट में है बदल गए हैं, 2022 के शुरुआती दिनों में ही बदल गए थे। तो 2021 का ये क्वेश्चन, इसलिए आंसर क्या हो गया? के सिवन। इसरो का हम स्थापना आपको बता दिए 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटका में।
ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रखें, पूछा जा सकता है। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है, आसान क्वेश्चन है। 68 द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम, ऑप्शन ए करेक्ट है। और आप अगर कमेंट सेक्शन में बताना चाहें तो दोस्तों कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो 2 बार बिहार का गवर्नर रह चुका है, आप उसका नाम बताएं कमेंट सेक्शन में। बागमती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, बागमती रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो नेपाल से, डी ऑप्शन करेक्ट है। 70 नंबर, अल्टीमीटर मेजर, अल्टीमीटर क्या मापता है? तो ऊंचाई, क्या मापता है आपका? एल्टीट्यूड, हाइट। नेक्स्ट 21, डैश इज नॉन एज द रेड प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो मंगल, आसान क्वेश्चन है। 72, शांति निकेतन वाज फाउंडेड बाय, शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, मतलब पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला गया था। 1913 में इनको गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। 72 का ए। 73 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो कारगिल, कारगिल कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है दोस्तों। कारगिल क्या है? लेह लद्दाख का नाम सुने होंगे। लद्दाख में 2 ही जिला है, एक तो कारगिल है, दूसरा लेह है। एक कारगिल है, दूसरा लेह है, ठीक है। तो कारगिल, लद्दाख, लेह लद्दाख में एक जिला का नाम है, ओके। ये कोई यूनियन टेरिटरी नहीं, यूनियन टेरिटरी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन और दीव, ये सब क्या आपका यूनियन टेरिटरी है। भारत में कितने यूनियन टेरिटरी है दोस्तों? 8 यूनियन टेरिटरी है वर्तमान में, 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी। 74, मीनिंग ऑफ लेटर जी इन 4G, 4G में जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है जनरेशन, 1G 2G 3G 4G, ये जी क्या था आपका? जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। अब 5th जनरेशन आने वाला है। नेक्स्ट है 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडिंग एजेंसी टू द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उच्च शिक्षण संस्थानों में निम्नलिखित में से कौन सी एक फंडिंग एजेंसी है? उच्च शिक्षण संस्थानों में हायर एजुकेशन के लिए कौन सा है? रूसा, रूसा दोस्तों कौन है? रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर, इसका नाम ही है राष्ट्रीय उच्चतर, एक मिनट, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान मतलब हायर एजुकेशन में ये आपको फंडिंग प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट 76, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नॉन एज सप्तकोशी, सप्तकोशी और किस रिवर को कहा जाता है? तो कोसी को ही सप्तकोशी भी कहते हैं, क्योंकि ये इसकी 7 ऊपर में जो है 7 ट्रिब्यूटरी बनाती है, 7 सहायक नदियाँ बनाती है। 77, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को ने नोबेल पुरस्कार जीता है? इसमें से कौन सा ऐसा भारतीय मूल के अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है? तो अभिजीत बनर्जी। कौन? अभिजीत बनर्जी, ओके। हरगोविंद खुराना, आप जानते हैं हरगोविंद खुराना, ये आपके मेडिकल से रिलेटेड है। रविन्द्रनाथ टैगोर को तो जानते हैं, सीवी रमन, रमन इफेक्ट के कारण इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, तो ये आपका अर्थशास्त्री नहीं थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, अभिजीत बनर्जी। 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश क्रॉप, निम्नलिखित में से कौन एक नकदी फसल है? तो कपास, कपास क्या आपका कैश क्रॉप है? कपास हो गया, कॉटन हो गया, टी, शुगर के, ये सब क्या है? कैश क्रॉप है। बिटकॉइन इज एग्जाम्पल ऑफ, बिटकॉइन किसका एग्जाम्पल है? क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन क्या है? क्रिप्टो करेंसी, ऑप्शन ए करेक्ट है। 80, हेडक्वार्टर ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच सिटी, FTII का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पुणे में है। कहाँ पर है? पुणे में है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अपेक्स स्पोर्ट बॉडी ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च खेल निकाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सबसे ऊपर का है, मतलब स्पोर्ट अथॉरिटी में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत का सबसे सर्वोच्च खेल निकाय है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 82, ममता बनर्जी इज द पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ विच इंडियन पॉलिटिकल पार्टी, एवरीबडी नोज तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी किस पार्टी से? तो तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? ये भी आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएंगे। 83, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो एक्वाकल्चर से, फिशरीज से, मत्स्य पालन। नेक्स्ट 84, निम्नलिखित में कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो ब्रह्मोस, ब्रह्मोस क्या है? एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका स्पीड कितना है? तो 2.8 मैक स्पीड है। 2.1 मैक स्पीड इसका है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस को किसने बनाया? तो भारत और रसा ने मिलकर इसको बनाया है, और इसका नाम जो है ब्रह्मोस, देखिए ब्रह्मपुत्र और
रसिया की एक नदी है मास्कोवा, तो नदियों के नाम पर पड़ा है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र और मास्कोवा नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस। ब्रह्मपुत्र और मास्कोवा नदी के नाम पर भारत और रसिया ने मिलकर इसको बनाया है। तो ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका स्पीड है 2.8 मैक स्पीड ब्रह्मोस। 85 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्विन इंजन फ्रेंच एयरक्राफ्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जुड़वा इंजन फ्रांसीसी विमान है? तो राफेल। राफेल फ्रांस की कंपनी ने बनाया है, डसाल्ट ने बनाया राफेल। 86 विच इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट इनूमरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट। यदि आपके मौलिक अधिकार जो आपके 6 मौलिक अधिकार दिए हैं दोस्तों, कितना है फंडामेंटल ड्यूटीज कितना है? तो 6 है, सॉरी फंडामेंटल राइट 6 है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका कहीं ना कहीं वर्णन है। ओके, भाग थर्ड में है, भाग थर्ड में फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अगर आपका किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकार जो है उसमें कोई मौलिक अधिकार आपसे हनन करता है, उसको आपको मतलब दबाव बनाता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के संरक्षक हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बोले थे कि अनुच्छेद आर्टिकल 32 को क्या बोले थे? संविधान की आत्मा बोले थे। 87 देखिए, विच एप्लीकेशन वाज डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एड इन कर्विंग स्पीड ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन, कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने की सहायता करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा आवेदन विकसित किया था? तो आरोग्य सेतु। उन दिनों नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे थे कि आरोग्य सेतु पर सभी लोग अपना अकाउंट बना ले, इससे क्या होगा कि पता चलेगा कि कोविड कहाँ पर कितना ज़्यादा है। 88 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन एक पशु अधिकार संगठन है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोग, पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ऑप्शन ए करेक्ट है। 89 प्रयागराज वाज फॉर्मली नॉन एज, प्रयागराज को पहले क्या कहा जाता था? तो इलाहाबाद। प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद है, या इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज हो गया। नेक्स्ट है मालिनी अवस्थी डैश है, मालिनी अवस्थी क्या है दोस्तों? एक इंडियन फोक सिंगर है, भारतीय लोक गायक हैं। उत्तर प्रदेश का 9 जून का जन्म हुआ था। ये भोजपुरी, अवधी और हिंदी तीनों भाषाओं में गाती है। भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु डैश से जुड़ी है, पीवी सिंधु बैडमिंटन से जुड़ी है। पीवी सिंधु के बारे में यदि बात करें तो कई सारे मेडल्स इन्होंने जीता, लेकिन ओलंपिक की बात करें तो जो टोक्यो ओलंपिक दोस्तों, इस बार जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 का, उसमें इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। सॉरी, टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। लेकिन इससे पहले रियो ओलंपिक हुआ था, इससे पहले जो है 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है 92 इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फेसबुक, फेसबुक का सीईओ कौन है? तो मार्क जकरबर्ग, सभी जानते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी इज बिल्ट ऑन विच डैम, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस बांध पर बनाया गया? तो सरदार सरोवर बांध पर बनाया गया है। कहाँ पर? साधु बेट द्वीप, गुजरात में दोस्तों साधु बेट द्वीप है, वहाँ पर गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर बांध के पास बनाया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भव्य प्रतिमा है। 94 एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेली न्यूज़पेपर इन इंडिया, इसमें से कौन है जो भारत का एक दैनिक न्यूज़ समाचार पत्र नहीं है? तो योजना समाचार पत्र। योजना एक मैगजीन है दोस्तों, साप्ताहिक मैगजीन कर सकते हैं या मंथली कर सकते हैं योजना। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स आप तो पढ़ते होंगे, डेली न्यूज़पेपर है। द हिंदू डेली न्यूज़पेपर है। मिंट एक बहुत बढ़िया अखबार है, ये भी डेली न्यूज़पेपर है। 95 अर्जुना अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सेलेंस इन द फील्ड ऑफ, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है? तो खेल के स्पोर्ट्स में दिया है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट है, स्पोर्ट्स। 96 कार्बन डेटिंग इज ए मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कार्बन डेटिंग से हम क्या पता लगाते हैं? तो आयु, किसी चीज़ का हम एज पता लगाते हैं कार्बन डेटिंग से। फॉसिल्स का यदि एज पता लगाना हो तो कार्बन डेटिंग से उसका पता लगाते हैं फॉसिल्स का। 97 IPL इज ए टूर्नामेंट रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, IPL क्रिकेट में होता है, आसान क्वेश्चन है। 98 निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत में ठंडा रेगिस्तान है? तो ठंडा रेगिस्तान किसको कहते हैं भारत में? तो लद्दाख, लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यहाँ पर क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर में दोस्तों हमारे भारतीय सैनिक जो हैं हमारे देश की रक्षा करते हैं, पीछे पाकिस्तान का बॉर्डर है ओके उससे। तो लद्दाख में आप कभी उनका वीडियो भी देखे होंगे, तो वहाँ अंडा वगैरह सब भी होता है, इतना भयंकर जम जाता है कि उसको पटकने के बाद भी वो नहीं फूटता है, भयंकर ठंडा है, इसलिए उसको ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। 99 देखिए, विच रूलर फाउंडेड द सिटी ऑफ जयपुर, जयपुर किस शासक ने बसाया था? तो महाराजा सवाई जय सिंह, महाराजा सवाई जय सिंह। 99 100 देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड,
साउंड का जो तीव्रता किससे मापते हैं, तो डेसिबल से। ऑप्शन डी करेक्ट है, डेसिबल। तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों, 2021 का ये पेपर है प्रीवियस ईयर का। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको कैसा लगा। इसके अलावा भी हमने 2021 का एक और पेपर डिस्कस किया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा लिंक, आप उस को जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे आप एग्ज़ाम में, उतना जल्दी और मतलब बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप रिकॉल कर के जाएंगे यही सब क्वेश्चन कहीं न कहीं जो ये पेपर और आप इसको पढ़ के देखें 2021 का, और जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं 2021 का जो पेपर आया दोस्तों, अगर दोनों को आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, आपस में बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यही होता है, ये अक्सर होता है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करता है कि इतना ध्यान नहीं दे पाता है, उनको लगता है कि लोग सामने वाला ऐसे ही कर रहा है। तो दोस्तों अपने अनुभव से बता रहे हैं, आप जरूर इसको पढ़ें, पूरा अंतिम तक पढ़ें, 1 से 2 बार इसको रिवाइज कर लें। आप देखिएगा कि अगर बस 2 क्वेश्चन कर लिए तो 70% आप ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। लेकिन थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमारे साथ आप बने रहें, हम बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। यदि आप सब देख लेते हो 90 से 95 क्वेश्चन आप एज इट इज ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे। बहुत आसान रहता है, बेसिक चीज़ पूछा जाता है। आप लोग बस इधर उधर क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, आप कई सारी किताब इकट्ठा कर लेते हैं और पढ़ कुछ भी नहीं पाते हैं। तो उससे बेहतर है कि एक जगह फोकस करके पढ़ें और एक ही जगह फोकस करें। ओके, इससे आपका मतलब रिजल्ट भी बढ़िया रहेगा। थैंक यू दोस्तों। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल के बारे में भी हम वीडियो बना के दिए हुए हैं पहले से, आप उसको भी जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनाना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछता है प्रैक्टिकल में, वाइवा में एक्सटर्नल आएगा, क्योंकि थर्ड पार्ट का भी एग्जाम है। तो प्रैक्टिकल में दोस्तों आपका प्रैक्टिकल वाइवा के लिए आपका एक्सटर्नल आएंगे, तो एक्सटर्नल कौन सा क्वेश्चन पूछता है, वहाँ भी बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन पूछता है, कॉपी के साथ हम बताए हुए हैं, आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं, तो उससे आपको पता लग जाएगा। तो प्रैक्टिकल में भी घबराने वाली बात नहीं है, जो भी प्रैक्टिकल होगा आप अच्छे से होगा। और प्रैक्टिकल में नंबर मायने रखता है, आपको मान लीजिए थ्योरी में बढ़िया नंबर नहीं भी दिया, प्रैक्टिकल में यदि आपका नंबर अच्छा आ जाता है तो आपका नंबर मतलब मार्कशीट जो है आपका रैंक वगैरह बढ़ जाता है। ओके, ग्रेड बढ़ जाता है दोस्तों। तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहें, प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दे। कोई बहुत सारे स्टूडेंट देख लेते हैं लेकिन ना ही लाइक करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस अपना काम हो गया। लाइक सब्सक्राइब करने से आपको कुछ जाएगा नहीं दोस्तों, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छे से और मेहनत कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।